वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ हमको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्रोमोसोम के बारे में आप लोगों ने पहले ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि वाल्टर सटन और थियोडर बॉरी ने पेश किया था 1902 में, वो पढ़ चुका है। तो क्रोमोसोम जो है उस दौर तक जो है उसकी डिस्कवरी हो चुका था, जो कि एडवर्ड स्ट्रासबर्गर एक जर्मन बॉटनिस्ट ने 1879 में किया था। और ये टर्म भी जो है एक जर्मन एनाटॉमिस्ट हेनरिक वॉन वाल्डेरहार्ड जो है इसने 1888 में कॉइन किया था। क्रोमोसोम यानी क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी, यानी ये कुछ कलर्ड बॉडी होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपको बताएंगे। क्रोमोसोम खुद जो है वो एक कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बना होता है किस चीज़ का? इट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ डीएनए। ठीक है, किस चीज़ का? डीएनए का बना होगा, प्लस में साथ में इसमें क्रोमेटिन प्रोटीन्स होता है जिसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम इन शॉर्ट में क्या है? इट इज़ ए कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड डीएनए किस पे? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के माध्यम से। तो ये जो है आपको सेल, इट अपीयर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के वक्त आपको नज़र आएगा। तो इनको एक्चुअली क्या किया जा सकता है? इनको हम बेसिक डाइज से क्या किया जा सकता है? इनको जब आप कुछ बेसिक डाइज, बेसिक मतलब हो गया जिनमें कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्जड जो होते हैं, इन डाई से जब आप उसको डाई करोगे तो उस डाई को ये ले लेता है। ठीक है, तो जैसे एस्टोकार्मीन है, फिचसिन है, फ्योल्जिन है या वगैरह, इनसे हम इसको डाई जब करेगा तो ये कलर्ड लेगा, कलर लेता है इन बेसिक डाई से। इसीलिए इसका नाम क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड जोमा मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी रख है ना, या तो ये इसका नाम या टर्म इसने रखा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ये डीएनए तो आपको पता ही है। डीएनए जो है इसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड है, इसमें क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन वगैरह होता है। ठीक है, डीएनए में। और साथ में ये जो है बेस यानी नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ इसमें कुछ शुगर भी होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, प्लस इसमें हमारा फास्फेट की एक बैकबोन होती है जिसकी वजह से इस डीएनए में एक नेट चार्ज, अगर आप देखोगे तो इसमें एक नेट क्या होता है? नेगेटिव एक चार्ज आता है। अब इस नेट नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए आपका होगा जो ब्लूप्रिंट है, जिस पे जीन्स होते हैं आपके। अब ये जो है ये इतना डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है कि कहते हैं इसको अगर आप खोल के एक सेल का डीएनए न्यूक्लियस से निकाल के अगर आप ह्यूमन का लगाओगे तो हमारे अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है तकरीबन, ये पूरा एक ही सेल का डीएनए आप इतना लगा सकते हो। बहरहाल आप अंदाज़ा करो ये कितना लंबा होगा। ये एक इंटेंजिलेट हमारा ये हो डीएनए जो है, इसको एक प्रॉपर तरीके से इसको कंडेंस किया जाता है कि छोटा सा कुछ माइक्रोम्यू की न्यूक्लियस में इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको इसमें फिट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स आता है, हाईली कंजर्व्ड लाइसिन और आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। 5 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स, H1, H2, H3, H2A, H2B। तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स है जिनका एक बाज़ाब्ता एक गेंद जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिनके ऊपर बाद में क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन जो है ये बेसिक प्रोटीन्स है, ये रिच होता है, हाईली कंजर्व्ड। तो ये जो है प्रोटीन जो है इनके ऊपर ये डीएनए जो है वो रैप किया जाता है। प्राइमरी कंडेंसेशन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, एक ज़बरदस्त लेवल की कंडेंसेशन हो जाते हैं जो कि आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल में पढ़ाया जाएगा। एक फाइनल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स। अब इनमें सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, तो ये 5 के अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होता है जो कि इनकी प्रोटीन जो डिफरेंट लेवल की जो आपकी कंडेंसेशन है उनको स्कैफोल्ड करने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, जैसे SMCs है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, ये वगैरह जो है इस्तेमाल होता है। या हमारे अब ये आप मान लो कि हिस्टोन प्रोटीन माइनस जो भी प्रोटीन रहेगा तो उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होगा, वो भी इस क्रोमेटिन का हिस्सा होता है। तो क्रोमोसोम इन शॉर्ट में क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो कि डीएनए प्लस क्रोमेटिन प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्रोमोसोम जो है ये सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त आपको नज़र आएगा, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इंटरफेज में ये बिखर जाता है। फिर से जब हम इनको स्टेन करेंगे तो ये स्टेन जो है बेसिक डाई जो है, इस स्टेन को ये क्या करता है? ले लेता है। अब स्टेन के बाद आपको कुछ हिस्से ऐसे नज़र आएगा जो डार्कली स्टेन्ड है, जिनको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे, और कुछ ऐसे भी हिस्से क्रोमोसोम के नज़र आएंगे जो लाइटली कलर्ड होते हैं या लाइटली स्टेन्ड होता है, जिसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है?
मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपको एक ये नज़र आ रहा है, एक फाइबर है, ये आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये ब्लू कलर का है, ठीक है। ये इसलिए आपको ये कलर नज़र आ रहा है क्योंकि ये इस वक्त डेंस है, कंडेंसली है यहाँ पे, ठीक है, कंडेंस्ड है। अगर मैं इसमें से एक फाइबर इस तरह से मान लो निकाल भी लूँ और यूँ एक फाइबर निकाल के मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँगा तो आपको इसका कलर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एक फाइबर का आपको कलर इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतना पतला है, थिन है कि आपको उसका कलर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसको आप यहाँ एट अ टाइम देखेंगे, ये कंडेंस होने की वजह से इसका कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये हाईली कंडेंस की वजह से वो कलर जो है उस जगह पे आपको नज़र आ रहा है, और यूक्रोमेटिन जो है ये उतना कंडेंसेशन यहाँ नहीं हुआ होता है, इस वजह से आपको यहाँ कलर जो है लाइट नज़र आएगा। जिस तरह से एक रोल होता है किसका, धागे का, जो ज़्यादा जो धागे का रोल होता है वहाँ पे आपको उसका कलर नज़र आएगा क्योंकि वो हद से ज़्यादा उस पर कंडेंस हो गया है। इसके बजाय एक धागा अगर आप उसको इस तरह निकाल के देखोगे तो वो आपको उसका कलर नज़र नहीं आएगा क्योंकि, या लाइटली कलर नज़र आएगा क्योंकि वो उस जगह पे जो है एक ही धागा होता है, ठीक है, पतला सा धागा। अब ये जो है हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ये यूजुअली जो है नॉन कोडिंग रीजन्स होता है, यानी इसमें जो डीएनए होगा वो आ जाके उसकी हाँ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह जो है यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह नहीं होता है। और जो यूक्रोमेटिन है ये कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इसमें डीएनए के, जो कि आगे जाके हमारे फर्दर जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह वो दिखाएगा। बहरहाल हर किसी स्पीशीज़ में क्रोमोसोम्स की नंबर जो है वो फिक्स्ड होता है, उनकी साइज़ भी फिक्स्ड होता है, कौन से क्रोमोसोम कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, कितने क्रोमोसोम्स होना चाहिए, ठीक है। तो उस कांस्टेंट नंबर और साइज़ को हम कहते हैं कैरियोटाइप, ठीक है, यानी कि द फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए स्पीशीज या फिर ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम कैरियोटाइप बोलेंगे। और उसी कैरियोटाइप को हम जब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसको ईडियोग्राम या कैरियोग्राम कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अब 2 कॉपीज़ होते हैं। हाँ, ये एक और बात, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, एक सोमेटिक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो है उसकी सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में आपको क्रोमोसोम्स के 2 क्या मिलेंगे, 2 क्रोमोसोम कॉपीज़ आपको मिलेंगे, हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी, ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है। 2 कॉपीज़ आपको नज़र आएंगी और ये कॉपी एक जो है आपको आएगा किससे, यानी आपको और मुझ में भी ये 2 कॉपीज़ होंगी हमारे सोमेटिक सेल्स में। एक अगर हमारे मैटरनल साइड से आया होगा, दूसरे हमारे पैटर्नल साइड से आया होगा, एक बाप की साइड से, दूसरा माँ की साइड से, यानी एक स्पर्म सेल से कंट्रीब्यूट होता है और दूसरा एग से कंट्रीब्यूट होता है। तो 2 कॉपीज़ हर क्रोमोसोम्स के होंगे। अब ये 2 कॉपीज़ है, इनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम या होमोलॉग। अब इनमें क्या होना चाहिए होमोलॉग के लिए, इनका मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, इनमें जीन की कंटेंट भी सेम होनी चाहिए और जीन का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक्स जीन मिसाल के तौर पर लिखा है मैंने, तो इस जो क्रोमोसोम है इसमें भी यहाँ पे वही एक्स वाला जीन होना चाहिए। यहाँ पे वाई होगा तो यहाँ पे भी वाई, बेशक इसमें एलील्स अलग अलग होगा लेकिन जीन वही, जेड और जेड जीन। यूँ जीन का कंटेंट भी सेम, जीन की ऑर्डर भी लगभग वही, लगभग क्या मतलब आइडेंटिकल होगा, और क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी भी जो है वो आइडेंटिकल होगा। तो ये इनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलॉगस। तो यही कहा गया है यहाँ पे। एक सोमेटिक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे इसकी सोमेटिक सेल्स में 2 कॉपीज़ होते हैं जिनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, जो आइडेंटिकल होता है मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट और जीन ऑर्डर में। जैसे कि ह्यूमंस में आपको पता है कि हम में 22 पेयर्स है, यानी 2 कॉपीज़ मतलब हो गया 1 पेयर्स, तो हम में 22 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम है तो 22 पेयर्स होते हैं, प्लस एक्स जो जिन वुमेन लड़की में, प्लस XY जो है वो होता है मेल्स में, ठीक है। ये हमारा है क्या, अब ये हमारा कैरियोटाइप हो गया, ह्यूमंस का कैरियोटाइप, ठीक है। 22 क्रोमोसोम्स प्लस इसकी ये कैरियोटाइप। जब इन क्रोमोसोम्स का मैं पूरा स्ट्रक्चरल और ग्रामेटिक यानी पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, एक डायग्राम के साथ मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा, क्रोमोसोम नंबर 1 2 इस तरह से, तो वो आपका ईडियोग्राम या कैरियोटाइप बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये हमारे 46 में 22 है उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, क्योंकि एक इसमें से सेक्स क्रोमोसोम्स होता है हमारा पेयर, जिसको हम एलोसोम्स कहेंगे। तो ऑटोसोम प्लस एलोसोम, ठीक है। ऑटोसोम 22 है हम में, एलोसोम हमारे 1 होते हैं, पेयर की बात है यहाँ, पेयर्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब एक और चीज़, गेमेटिक सेल्स में आप इसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम जो है ये आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस जो है वाल्टर सटन और थियोडर बोहरी की वहाँ पढ़ाया गया है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको रिपीट यहाँ नहीं करूँगा। गेमेटिक सेल में इसका हाफ हो जाएगा, तो गेमेटिक सेल्स में पेयर के बजाय सिर्फ 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स होगा इन केस ऑफ एग, 22 प्लस XY जो है होगा किसमें, स्पर्म में, इन केस ऑफ ह्यूमन्स। तो हैप्लॉइड इसको हम N इस्तेमाल करता है, और यहाँ डिप्लॉइड इन 2N हम इस्तेमाल करेंगे क्रोमोसोम्स के हिसाब से, ठीक। वेरी गुड। यानी कि जो अब गेमेट्स है उसमें इन होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक ही होमोलॉग होगा, दोनों नहीं होगा। एक टिपिकल मेटाफेजिक क्रोमोसोम में अगर आप देखोगे तो यूं स्ट्रक्चर होता है इसका। पहले एक्चुअली क्रोमोसोम इस तरह से होगा, एक ही इसके दो आर्म्स होते हैं, बीच में एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। फिर इसके 2 आर्म्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, 2 आर्म्स, ठीक है, इनको क्रोमेटिड्स कहेंगे। और इसका जो एंड वाला पोर्शन है जिसको हम टेलोमेयर कहते हैं। तो ये मेन फीचर्स इनमें होगा, ठीक है। एक ही कंस्ट्रक्शन होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हम इसको बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया डिप्रेशन सोर्सिंग, ये नॉर्मली एक होगा। तो ये क्या होता है कि अब चूंकि होता तो एक ही है, बाद में जब इसको सेल डिवीजन से पहले इसको क्या करना पड़ता है, इसकी कॉपी कर हो जाते, फोटोस्टेट कॉपी हो जाएगा दी आर्म का भी और इस क्रोमेटिड्स का भी। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से, यानी इस पोर्शन का भी इस तरह से, इस पोर्शन का भी इस तरह से कॉपी हो जाएगा। हो गया ये एक क्रोमोसोम का। और दूसरा क्रोमोसोम जो दूसरे पेरेंट से आया होगा, मान लो ये एक क्रोमोसोम का हुआ है ऐसा, तो दूसरे क्रोमोसोम को भी इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ मान लो अगर ये मैं एग्जाम्पल लेके जाऊँगा तो यहाँ पे एक का ये हो गया, दूसरे का भी इस तरह से बन गया होगा। तो मान लो आप ये दूसरे का भी इस तरह से बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि इसी फोटोस्टेट हो जाता है। तो समझ में आ गया अब क्या है कि जो ये नया बन गया अब, यानी ये तो आर्म क्रोमेटिड्स इसके अपने थे, बाद में ये फोटोस्टेट यानी इसका डुप्लीकेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। तो ये इस आर्म का, क्योंकि क्रोमेटिड है लेकिन ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। लेकिन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का ये और ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे उस वक्त, ठीक है। तो ये अब याद रख लीजिए, क्रोमेटिड्स जो है नॉर्मली इसके सेंट्रोमियर के 2 इर्द की जो आर्म्स होते हैं उनको कहते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये बाद में बनता है क्रोमोसोम प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन फेज, ठीक है। आर्म्स को हम नॉर्मली क्रोमेटिड्स कहते हैं। सेंट्रोमियर जो है बीच में एक कंस्ट्रिक्शन है, डिप्रेशन वाला एरिया है, ठीक है। इस तरह से होता है ये रीजन, मान लो इधर से और इधर से इस तरह से एक दबाव जैसा क्रोमोसोम के ऊपर, जिस पे कुछ प्रोटीन्स इस पे अटैच्ड होता है, डिस्क शेप्ड प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स। कहाँ पे होता है, सेंट्रोमियर में या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे। इसका क्या काम है, ये एक मोटर प्रोटीन है, ये जो एक काइनेटोकोर प्रोटीन है, ये क्रोमोसोम उसको सेग्रीगेशन करता है एनाफेज के वक्त, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जब बन जाएगा वो इन क्रोमोसोम्स को यहाँ से पकड़ के, क्योंकि यहाँ से ये टुकड़ा होकर अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो अपोजिट पोल्स में इनको खींच के ले जाता है कौन, यही काइनेटोकोर प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रोमियर कहाँ पे होगा, इसकी पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम्स की अलग अलग शेप भी बन जाता है। जैसे एक्रोसेंट्रिक है इस तरह से बिल्कुल तकरीबन एंड पे, टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एंड पे होगा सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा बीच में नहीं लेकिन बीच के बिल्कुल नज़दीक होगा। तो ऐसे जो है वो एल या जे शेप्ड का होता है। तो ये देख लीजिए आप, मेटासेंट्रिक तो ये वी या इस टाइप की शेप का होगा, मेटासेंट्रिक बीच में अगर होगा तो। क्रोमोसोम का जो आखिरी पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेलोमियर्स, ठीक है। जो ये टेलोमियर होता है, लास्ट वाला पोर्शन जो है क्रोमोसोम्स का, ये जीसी रिच होता है। इनकी ख़ास फीचर ये है कि इसमें गॉनिन और साइटोसिन होता है, हाईली स्टेबल होता है ये। हाईली स्टेबल होने की वजह से 2 क्रोमोसोम्स का जो है ये टेलोमियर जो है यानी टिप्स आपस में फ्यूज़ नहीं होता है। अगर कतुन फ्यूज़ छाना अगर फ्यूज़ हो जाएगा तो 2 क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, तो उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस या उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही गायब हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए ये फ्यूज़ नहीं होता है, हाईली स्टेबल होगा, वो फ्यूज़ नहीं होता है, दस मेंटेनिंग द आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम। तो ये होगा एक क्रोमोसोम्स की खास फीचर्स, क्या, इसकी क्रोमेटिड्स, टेलोमियर्स और इसकी सेंट्रोमियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, सेकेंडरी डिप्रेशन भी हो सकता है, जिनको हम सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं बहरहाल। या क्रोमोसोम्स जो है कंडेंसेशन के दौरान अलग अलग शेप जो है वो धारण करता है, तो इनके नाम्स भी अलग पड़ जाते हैं, क्रोमोनीमा, क्रोमोनिमिटा वगैरह। बहरहाल वो सब जो है वो कंफ्यूजिंग चीज़ है, टर्मिनोलॉजीज़ है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इन शॉर्ट में क्रोमोसोम जो है ये एक कंडेंस स्ट्रक्चर है डीएनए प्लस क्रोमेटिन प्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें क्रोमेटिन प्रोटीन्स में
हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होता है। फिर हो गया जीन। जीन जो है आपको पता है सबसे पहले इस पे काम जो है वो किया था किसने, हमारे ग्रेगर मेंडल जो है, जॉन ग्रेगर मेंडल जो है उसने किया था। फैक्टर बेशक उसने इस्तेमाल किया था वो टर्म, लेकिन जीन जो है टर्म बाद में 1909 में जॉनसन ने कॉइन किया। अब बहुत सारी थ्योरीज टाइम टू टाइम आ गया कि एक जीन से एक एंजाइम निकलता है, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट, फिर वक्त के साथ बदलता गया इसकी कॉन्सेप्ट। अब जीन जो है एक फिजिकल फंडामेंटल यूनिट है किसी भी हेरिडिटी, किसी भी ट्रेट की जो आखिरी कड़ी है, ब्लूप्रिंट है, वो जीन है। तो जीन्स कहाँ पे होते हैं, दीज आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये डीएनए का हिस्सा है जो कि आगे जाके कोड करता है। अब इट इज़ मेड ऑफ डीएनए विच गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक डीएनए जो है जिससे एक फंक्शनल क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। मतलब हो गया ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से बनता है प्रोटीन जिसको बोलता है ट्रांसलेशन। तो एक फंक्शनल प्रोटीन बनने को जो है हम उसको कहते हैं फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक फंक्शनल ट्रांसलेशन भी हो। अगर फंक्शनल यहाँ पे एक एमआरएनए बनेगा, इन दैट केस भी ये क्या है, जीन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, ठीक है। द कोडिंग, अब जीन में भी जो है अगर जीन आप देखेंगे तो इसमें कुछ पार्ट्स जो है वो कोडिंग होता है, कुछ नॉन कोडिंग डीएनएज भी इसमें होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। कोडिंग पार्ट जो है उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं, नॉन कोडिंग को इंट्रॉन्स कहते हैं। तो ये एक एमआरएनए बन गया, देख लीजिए यहाँ से, तो सिर्फ कोडिंग पोर्शन का ही बना रहा है। बहरहाल ये अलग कॉन्सेप्ट है, जस्ट आप लोगों को यहाँ बताते चलो कि इसमें कुछ कोडिंग पार्ट्स भी होते हैं जिनको एंट्रांस, नॉन कोडिंग पार्ट्स और एंट्रांस जिनको कोडिंग पार्ट्स एक्सॉन्स भी होते हैं। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना जीन है, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम जीनोम कहते हैं। और टोटल ऑफ ऑल जीन्स ऑफ ए स्पीशीज़ इन ए पॉपुलेशन जो है इसको हम जीन पूल कहेंगे। तो जीन पूल में आपको उस जीन के एलील्स भी नज़र आएगा, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन में आप या मुझ में जो है एट अ टाइम ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या जो भी आपके ब्लड ग्रुप होंगे। लेकिन अगर आप बाकी एलील्स को देखना है तो आपको इंसान की पॉपुलेशन में देखना है, इंडिविजुअल में नहीं। तो इंडिविजुअल में आपको जीनोम नज़र आएगा, लेकिन पॉपुलेशन में आपको जीन पूल नज़र आएगा, ठीक है। ह्यूमंस में तकरीबन 30,000 जीन जो है निकाले गए हमारे 46 क्रोमोसोम, यानी 22 प्लस जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम से, उनसे इतने जीन जो है वो निकल के आ गया है। और सिमिलरली हमारा एरोबिडोप्सिस थैलियाना जो एक मॉडल प्लांट है हमारा, उसके 6 क्रोमोसोम से 25,498 जीन जो है वो रिपोर्ट किया गया है। तो ये जीन के बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया दिया गया आपको आज के लेक्चर में। थैंक यू।